Hello everyone, welcome to Hit at Home. So today we will talk about the next part of the matrix, okay? तो अब हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव इक्वल कब होते हैं? जब उसके ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग अवयव आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दो अवयव आपस में क्या है, इक्वल है, समान है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी दो अवयव समान कहे जाते हैं। मैट्रिसेस टू लिखते हैं, टू मैट्रिसेस, एक ए आई जे इक्वल टू एंड बी आई जे आर said to be equal if first condition क्या है, they are in same order, दूसरा the element in the corresponding position, the element in the corresponding positions are equal। ठीक है, तो दो कंडीशन, दो अवयव आपस में समान या इक्वल होते हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर इन सेम ऑर्डर, फिर द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू कैसे समझते हैं कि जैसे इसमें हमारे पास कोई एक अवयव दे रखा है, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 x। ठीक है, और बोल देगा यहाँ पे y z 4, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये बोलेगा बताओ ये दो अवयव आपस में इक्वल कब होंगे। तो सबसे पहले दो कंडीशन हम चेक करेंगे। दो कंडीशन क्या है, दे आर इन सेम ऑर्डर होने चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पहला बात करते हैं कि इसका ऑर्डर दोनों का सेम है कि नहीं। तो ऑर्डर हम लोग निकालना सीखे थे फर्स्ट वीडियो में, कैसे, पहले रो या पहले कॉलम, कौन तो लोग लिखते पहले रो है फिर कॉलम है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 यानी 2 रो और 1 2 2 कॉलम। ठीक है, इसके लिए भी सेम 1 2 और इधर से भी 1 2 यानी 2 क्रॉस 2। तो दो मैट्रिक्स वो आपस में इक्वल होना है, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है हमारा कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब दूसरा क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने। इसका मतलब ये है, यहां से देखो ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 2, और यहाँ से z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, और यहाँ से 4 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या 3। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके इक्वल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू किसके इक्वल, 2 के, z की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3 के इक्वल होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों अभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इसको नोट करिए और ये वाला कंडीशन जरूर याद रखेंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं। ठीक, तो इसको नोट करिए फिर आगे चलो। तो हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि इफ ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। यानी इसके कहने का मतलब, अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिख रहे हैं, आपस में समान है, तो बोल रहे हैं कि ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करके दिखाओ। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो कंडीशन बोले हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकता है, यानी इक्वल का साइन लगा हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल कब हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उसके दो ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होएगा तभी ये इक्वल है। और उसमें एक कंडीशन और था कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग में देखो ये वाला किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल, ये
इक्वल है ही, ये वाला इसके और ये वाला इसके, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग ऐसे करेंगे तो एक्स वाई जेड और एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमको बस ध्यान में ये रखना है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल के साइन के द्वारा क्या है, अलग अलग है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, जब उसके ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे पहले ऑर्डर चेक करते हैं, पहले कंडीशन में ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 क्रॉस 1 2 3, 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। अब ये कितना है, देखो 1 2 3 और 1 2 3, 3 क्रॉस 3, ऑर्डर तो सेम है। अब क्या करना है, जब इक्वल दे रखा है पहले से ही, अगर वैसे नहीं दिया होता तो हम चेक करते, ये पहले से इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब है कि इसके ऑर्डर सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी x प्लस, सोल्यूशन लिख लेते हैं, x प्लस 3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो इसको ट्रांसफर इधर करूंगा तो एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो प्लस का माइनस, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -3। अब क्या करते हैं, इस वाले कंपेयर इसके साथ, तो z प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 4। इसको उधर ले जाओगे तो z 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। ठीक, अब थर्ड वाले की बात करते हैं, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 3y माइनस का, तो y वाले को यानी वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले को उधर ले जाते हैं, इस वाले को इधर, तो एक तरफ से जब दूसरे साइड में जाता है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां से इसको इधर ले आए, यहां से इसको इधर, बाकी इसको और इसको जैसे का तैसा छोड़े। तो -7, ये माइनस इधर है, क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये 3y वैसे है इधर, ये प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस का 2y। तो 3y में से 2y घटाओगे तो y बचेगा, और -7 में से 2 ऐड करोगे तो माइनस क्या मिलेगा, 5। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -5। अब यहाँ से बात करें, देखो ये वाला तो इसका इक्वल दिख ही रहा है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए, तो a -1 किसके इक्वल है, -3। तो इसको उस साइड लेके जाएं। हम इसमें जब भी दो अलजेब्रिक इक्वेशन आपस में इक्वल होते हैं तो हम वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। और ध्यान ये रखना है कि एक साइड से अगर दूसरे साइड में ले जाते हैं तो प्लस का माइनस होता है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब वेरिएबल को इधर ही रहने दे, कांस्टेंट को उधर ले आए, तो माइनस, ये -3 पहले लिख लो, माइनस इधर 1 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो -3 में 1 ऐड करोगे तो 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, -2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हो गई। अब ये देखो यहाँ पे, ये 0 किसके इक्वल है, 2c प्लस 0 इक्वल है 2c प्लस 2। अब यहाँ से कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, सॉरी कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल की, इसको इधर करोगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2c, c है, इसको इधर डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, ठीक है। तो c हो गया। तो हमारा क्या क्या है, x भी हो गया, y भी आ गया, z भी आ गया, e भी आ गया, c भी आ गया, और b के लिए कंडीशन क्या दिखा, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। तो b -3 इज इक्वल टू क्या, ये 2b प्लस का 4। तो फिर से वही काम करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो क्या करें, इस वाले को इधर ही रहने देते हैं, इस वाले को उठा के इधर ले आते हैं और इस वाले को उठा के उधर ले आते हैं। तो 2b इधर रहने दें, जो बड़ा वाला होता है उसको उधर ही छोड़ते हैं, छोटे वाले को इधर उधर करते हैं, ठीक है। उसी के जिसके अनुसार अगर अलग अलग हो जाए वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक। तो 2b को रहने दे, इसको प्लस उधर ले आएगा तो माइनस b, ये -3 रहने दो, इधर प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस आपस में ऐड होता है, तो -4 -3 मिलके -7, और 2b में से b जाएगा, क्या मिलेगा, b। तो b की वैल्यू क्या हो गई, -7। तो हमारा x y z और a और b और c की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल, ऐसे मैट्रिक्स को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। हमको बस ध्यान कंडीशन पे देना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस हमको ध्यान देना है। अगर पहले क्वेश्चन में दे दे कि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो दे रखे हैं इक्वल, इसका मतलब समझ जाएंगे ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम अलग अलग सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा चीज, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि
एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है कि उसके ऑर्डर तो सेम होंगे ही होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ बोर्ड पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, दो सवाल है, फिर से वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे दे रखा है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहला बोल रहा है इफ इतना इज इक्वल टू इतना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सेम क्वेश्चन ये भी है, इफ इसके ये वाला मैट्रिक्स इस वाले के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बोल रहे हैं, देखो इसका ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे, पहले लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक, क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस का z इक्वल है 957। अगर ये दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, और दूसरा कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑर्डर देख लेते हैं, 1 2 3, यानी 3 रो, कॉलम कितने हैं 1, और इसका भी 1 2 3 3 और 1, ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम है और इक्वल दे रखा है, तो दूसरा कंडीशन क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कंपेयर करेंगे, तो ये वाला है इसके इक्वल, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 9, और दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, x प्लस जेड इक्वल टू 5, और तीसरा क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब इन तीनों, इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। अब तीन अननोन है और तीन इक्वेशन दे रखा है, तो तीनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं y प्लस पहले और तीसरे वाले को ले लेते हैं, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। पुट द वैल्यू आप लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड, पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। अब इसका मतलब y प्लस जेड तीसरे इक्वेशन से वैल्यू पुट कर रहे हैं पहले में, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, तो यहाँ 7 रख लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 9, इसको उधर करोगे ट्रांसफर, तो x की वैल्यू 9 में से 7 जाके क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, सेम उसी तरीके से x प्लस जेड की वैल्यू उठा क्या करेंगे, पुट करेंगे किस वाले में, पहले वाले में, दूसरा यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो x प्लस फ्रॉम लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे चलो लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 5। अब यहाँ से x प्लस जेड की वैल्यू क्या दिख रही है, 5, तो यहाँ रख लेंगे, तो y बचेगा इधर प्लस 5 इक्वल टू 9, इसको उधर करोगे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। ठीक, x y, अगर x और y निकल गया तो z की वैल्यू इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x प्लस जेड, x प्लस पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो इसको उधर ट्रांसफर करो, जेड की वैल्यू क्या मिल गई, 3। तो हमारा x y और जेड की वैल्यू मिल गया क्या, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब जो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखा है, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे, तो अननोन जो है वो पता हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही चीज बात करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें ऑर्डर तो सेम है ही, 1 2 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, पहले ऑर्डर दिख रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो ये वाला इसके इक्वल, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और ये वाला 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 5। ठीक, तो यहां से अगर बात करते हैं, अगर a और b की वैल्यू आपस में यहाँ पे रखूं तो मुझे ये ऐसा वाला मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू 1 और ये वाला इतना, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 0, और यहां से क्या मिलेगा, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन 1
ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखो, यहां से अगर b की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख लूं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लूं या तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल क्या है, a और b, यहाँ भी a और b यहाँ भी है, तो दो को लेके सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कोएफिशिएंट देखते हैं, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका भी -1। जब दोनों इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो पहले माइनस थर्ड वाला करता हूं, पहले में से थर्ड वाले को घटाने पर। ठीक, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, फिर 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0 है। घटाने का मतलब साइन चेंज करते, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये तो -1 ही रहेगा, ये दोनों एक प्लस एक माइनस कट गए, -2a में से a ऐड करोगे तो -a इक्वल टू 1, इससे इससे कट गया तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ठीक, a की वैल्यू 1। अब a की वैल्यू 1 मैं वापस यहाँ पे रख दूंगा पहले वाले इक्वेशन में, तो b की वैल्यू मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 1 रखूं, इधर इसको उधर ले जाऊं तो क्या मिलेगा, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखूं, माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब b को उधर ले जाओ, इस वाले को इधर ले जाओ, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। ठीक, b की वैल्यू 2, a और b मिल गया। अब a और b मिल गया तो c की वैल्यू, यहाँ से देखो a की वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे c की वैल्यू मिलेगा, तो a की वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 2, a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो मल्टीप्लाई करो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो इस वाले को उधर करो, c की वैल्यू क्या मिल गई, 3। ठीक है, c की वैल्यू 3। अब d की वैल्यू निकालना है, तो अगर c मिल गया तो d निकल सकता है आसानी से, तो c की वैल्यू क्या करें, इक्वेशन 4 में रख दें, तो 3 क्रॉस c की वैल्यू 3 प्लस का d इज इक्वल टू क्या, 13। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, यानी इसको उधर ले जाओगे तो d की वैल्यू क्या मिला, 4। ठीक, तो a b c d की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें, अगर a b c और d की वैल्यू इसमें वापस रखें तो हमको ये वाला क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है, 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो देखो 1 माइनस का b की वैल्यू 2 रखोगे तो माइनस का 1, ये तो मिल रहा है। अब a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, 3 है। a की वैल्यू 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस c की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 5। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, b की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 0 हो गया। c की वैल्यू क्या है, 3, 3 इंटू 3 9, और d की वैल्यू क्या है, 4, और 9 मिल कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे 1-2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बशर्ते हमको क्या याद होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं या दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाते हैं। ठीक है, इक्वल दे रखा है तो हमें अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो हम ऐसे करके करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए हमारे पास बोर्ड पे एक अगला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं बहुत इजी, अगर बेसिक पता होगा तो इसको एक सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, अगर बेसिक जिसको नहीं पता होगा उसी को दिक्कत होगा सॉल्व करने में। क्या है, बोल रहे हैं क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स A is equal to A as M cross N is said to be square matrix if, बोल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स, इस वाले मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कब बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे। कंडीशन दे रहा है कि m अगर लेस देन n हो, m हमको पता है क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, या फिर नन ऑफ दिस बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमको बेसिक याद करना होगा कि कोई सा भी मैट्रिक्स होता था उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते थे। ठीक है, तो कब बोलते थे, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होता था, बराबर होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऐसा कौन सा कंडीशन है। पहला, अगर ए आई जे लिखा हुआ है, ए आई जे एम क्रॉस एन है, इस वाले को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम।
तो बोल रहे हैं कि ये वाली चीज इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाली चीज स्क्वायर मैट्रिक्स कब कही जाएगी, यदि कंडीशन दे रखा है कि m लेस देन n हो, m ग्रेटर देन n हो, m इक्वल टू n नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं हो। ठीक है, तो हमको बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि दो कोई सा भी अवयव क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। तो इसमें से कौन सा कंडीशन दिख रहा है, ये वाला कंडीशन तो होएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज लेस देन ए नंबर ऑफ कॉलम से, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन ए नंबर ऑफ कॉलम से, तो ये भी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑप्शन 3। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। अगर डेफिनेशन पता है तो हम लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। बोल रहे हैं एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है कि एक्स की वैल्यू -1/3 और वाई की वैल्यू 7 हो तब, या तो बोल रहे हैं इम्पॉसिबल टू फाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं है, या वाई की वैल्यू 7 हो, एक्स की वैल्यू इतनी हो, और डी ऑप्शन में दे रहा है एक्स की वैल्यू -1/3 और वाई की वैल्यू क्या हो, -2/3। तो हमको पहले सवाल को बहुत अच्छे तरीके से कायदे से पढ़ना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। बोल रहे हैं इक्वल कंडीशन जब भी है तो दिमाग में आना चाहिए कि रोज नंबर सेम ऑर्डर के होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, निसंगत अवयव का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बोल रहा है इक्वल के लिए ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए। तो हम लोग पहले इसको इक्वल रखते हैं ना, सोल्यूशन लिखते हैं। पहले बोल रहा इक्वल कब होंगे, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर देखो पहले सेम है या नहीं है, इक्वल 0 y -2 8 4, इक्वल किस वैल्यू के लिए है या नहीं, यही चेक करना है। तो हम लोग पहले रख लेते हैं, इसका भी 2x2 है, ये भी क्या है 2x2। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एलिमेंट इक्वल है, तो ये वाला इसके इक्वल, 3x + 7 = क्या 0। दूसरा ये 5 किसके इक्वल, 5 इक्वल है y -2 के, और यहाँ पे y + 1 इक्वल है किसके, 8 के, और यहाँ पे 2 माइनस का 3x इक्वल है किसके, 4 के। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको उधर लेके जाते हैं, तो x की वैल्यू 3x की वैल्यू -7, यहाँ से 3 हटाना है तो डिवाइड कर देंगे, तो -7/3, x की वैल्यू -7/3, और यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर करोगे तो यहाँ माइनस इधर प्लस हो गया, 5 में 2 ऐड करोगे तो y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू क्या मिली -7/3 और y की वैल्यू 7। यहाँ से क्या मिला, इसको उधर करेंगे तो y = 8 - 1, यानी y की वैल्यू क्या मिल गया 7। फिर यहां से क्या करेंगे, इसको उधर उठा के ले जाएंगे, तो -3x = क्या होगा 4, और ये प्लस का उधर जाके -2, 4 में से 2 जा तो 2, -3x, x जगह इसको हटाना है तो -3, x की वैल्यू -2/3। देखो इसमें क्या है, यहाँ x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू 7, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है x की वैल्यू -7/3 कोई नहीं है, और y की वैल्यू 7 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा दिख रहा है y की वैल्यू 7 था, x की वैल्यू -2/3 दिख रही है, तो x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू 7। हम लोग सोचेंगे कि वाला ऑप्शन होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत, इसलिए होगा क्योंकि इसी वाले क्वेश्चन में एक बार x की वैल्यू यहाँ -7/3 है, एक बार x की वैल्यू -2/3। तो कभी भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो x की एक जितने भी अननोन होंगे उसकी कभी भी दो वैल्यू नहीं आएगी। अगर जब भी दो वैल्यू आ रही है तो उसमें रख के क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू रखें तो वहां पे कुछ अलग आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू रखेंगे तब कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग बोल लेंगे कि इम्पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा। क्या होएगा, इम्पॉसिबल टू फाइंड, यानी हम x और y की वैल्यू को निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, इम्पॉसिबल टू फाइंड, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -1/7/3 आ रहा है, x की वैल्यू -2/3 आ रहा है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू रखूंगा यहाँ पे x में सब जगह
तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, अगर ये वाली रखूंगा तो भी आपस में इक्वल दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग बोल देंगे इम्पॉसिबल टू फाइंड, ठीक, इसको भी लिख लें। तो हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस पे आज बात करें हैं, तो आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपने अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो रहा है। वैसे तो सब इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि बहुत इजी, अभी बेसिक चल रहा है, तो बेसिक बहुत कठिन नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन अगर इसका पता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हर एक का, ठीक है, हर एक टाइप का अगर डेफिनेशन पता है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ध्यान से सॉल्व करेंगे तो कभी भी कठिन नहीं लगेगा, एकदम इजीली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स हर एक चैप्टर मैथ में इजी होता है, बशर्ते हमको ध्यान क्या रखना है कि बेसिक हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर बेसिक है तो हम लोग बड़े बड़े चीजों को आसानी से तोड़ फोड़ सकते हैं, ठीक है।